सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। और फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारा बाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आज हम आप लोगों के सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है। वो कह रहा है इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मोलार मास सॉल्यूट का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा या फिर पहले इंक्रीज करेगा और बाद में डिक्रीज करेगा। बताओ क्या होगा। एसोसिएशन जब हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल साथ में आकर के जुड़ते हैं तो मोलार मास बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। मोलार मास विल इंक्रीज। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात अच्छे से, ठीक। अगला, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स बिकॉज ऑफ, कल बताया था ऑस्मोसिस की एप्लीकेशन है, ठीक है। तो क्या होगा, वो श्रिवल्स श्रिंक कर जाता है। क्यों कर जाता है, बिकॉज इट लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, इट लूजेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस या ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, गिव रीजन, रीजन बताइए कि कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन एन ओपन पैन। ओपन पैन में कुकिंग थोड़ा मुश्किल से होती है और क्लोज पैन में आपका प्रेशर कुकर में कुकिंग जल्दी हो जाती है, उसका रीजन बताना है, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ऑन मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड लिक्विड वाई वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन डिक्रीजेस। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या हो जाएगी भाई, डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ इज शोन बाय द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब डेल्टा मिक्सिंग वी इज लेस देन, डेल्टा मिक्सिंग वी डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। कौन सा डेविएशन दिखाएगा भाई, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा फ्रॉम रॉल्स लॉ। व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग लिक्विड एक्स एंड वाई, ठीक। तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। पहले सवाल का जवाब अगर आप देखें तो ड्यू टू हाई प्रेशर इनसाइड द प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर के अंदर हाई प्रेशर होने की वजह से हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड फास्टर इज द कुकिंग, ठीक। प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा होता है तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पानी अब 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल नहीं होगा, उससे ज्यादा टेम्परेचर पर बॉइल होगा, जिस वजह से आपकी वेजिटेबल्स आसानी से कुक की जा सकती है, ठीक। नेगेटिव डेविएशन और टेम्परेचर क्या होगा भाई, यहाँ पर देखो पीछे क्या पूछ रहा था, टेम्परेचर के बारे में क्या पूछ रहा था भाई। इतना तो समझ में आ गया कि लिक्विड एक्स और लिक्विड वाई को मिलाने पर वॉल्यूम रिजल्टेंट सॉल्यूशन का डिक्रीज कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ विल बी सीन, नेगेटिव डेविएशन। अब अगर नेगेटिव डेविएशन है तो व्हाट चेंज इन टेम्परेचर वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर मिक्सिंग एक्स एंड वाई, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा एक्स और वाई को मिलाने पर। अगर नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा भाई, मुझे बताओ। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा मिक्सिंग एच क्या होता है, लेस देन जीरो। नेगेटिव डेविएशन में अगर डेल्टा मिक्सिंग एच लेस देन जीरो है तो इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। सो टेम्परेचर विल इंक्रीज। क्लियर बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, डिफाइन एजियोट्रॉप। तो एजियोट्रॉप बता दिया था लास्ट क्लास में, बाइनरी मिक्सचर होता है विच बिहेव्स एज a pure liquid that is it boils at same temperature, ठीक। और उसका कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मोल, अगर सॉल्यूट की बात करें तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक।
What type of azeotrope is formed by negative deviation from Raoult's law? नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा हमारा। क्या बनेगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल कह रहा है वो आपसे अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलार मास दे दिया। अच्छा, ग्लूकोज किसकी तरह बिहेव करेगा? सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की तरह। तो मोलार मास ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया, मतलब टीबी की वैल्यू दे दी 100.20 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सॉल्यूशन का टीबी निकलवा क्या रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, मतलब टीएफ वो आपसे निकलवा रहा है। ठीक, मोलाल कांस्टेंट फॉर वाटर केएफ एंड केबी, केबी की वैल्यू दी है इतना। ठीक, और ये वैल्यू किसकी है भाई? सॉरी, ये स्टार्टिंग में जो वैल्यू दी है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू किसकी है? क्योंकि उसने KF पहले लिखा, तो KF की वैल्यू ये है और KB की वैल्यू ये है। ठीक, कैसे करेंगे? KF KB दे दिया, TF आपसे निकलवा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा TF किसके बराबर होता है? KF M के बराबर होता है। KF हमें पता है। ठीक, बोलो KF हमें पता है, दिया है सवाल में, KF इतना है। ठीक, डेल्टा TF हम निकाल लेंगे। TF किसके बराबर होगा? डेल्टा TF बोलो, डेल्टा TF किसके बराबर आता है भाई? TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू KF M। ठीक, KF हमें पता है, TF नॉट और TF में हमें TF नॉट पता है। ठीक है, TF आपको निकालना है। बचा क्या रह गया? मोलालिटी, मोलालिटी हम लोगों को नहीं पता। ठीक, तो मोलालिटी यहाँ से निकलेगी, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस TB नॉट, और वो किसके बराबर? KB M के बराबर। ठीक, तो TB कितना? TB क्या है भाई? TB दिया हुआ क्वेश्चन में 100.20। TB नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है? वाटर, तो 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू KB। KB कितना दिया हुआ है भाई? KB दिया हुआ उसने 0.512 इंटू मोलालिटी, यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लो। ठीक, तो मोलालिटी कितनी आएगी? यहाँ 100.20 में से 100 माइनस करोगे तो 0.20 अपॉन 0.512। इसको सॉल्व कीजिए, 0.20 और नीचे 0.512 को 5 ही मान लो अगर अप्रोक्सीमेशन लेना है। पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, 2/5 करोगे तो कितना आएगा? 0.4। और अगर आप एक्यूरेट वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो यहाँ देखो 0.390, जिसको राउंड ऑफ करके आप 0.4 ही मान सकते हो। ठीक है, चलो मैं 0.4 ही लेकर के चल लेता हूँ। मोलालिटी आ गई 0.4। ठीक है, TF नॉट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, कितना होता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट? प्योर सॉल्वेंट कौन है हमारे पास? वाटर। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर 273 केल्विन। कितना? 273 केल्विन। चलो 273 ही मान लेते हैं केल्विन में। ठीक है, माइनस TF आपको निकालना है। ठीक, इज इक्वल्स टू KF कितना दिया हुआ है? 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी कितनी निकाली? 0.4। ठीक है, तो TF क्या हो जाएगा भाई? 273 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, कैरी ओवर 2, 4 32 और 2 34, 4 1 4, 4 और 3 7, डेसिमल आएगा 3 डिजिट से पहले। ठीक है, 0.744। ठीक है, और 273 में से 0.744 क्या कर दो? माइनस कर दो। 273 में से 0.744 क्या कर दो? माइनस कर दो। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और यहाँ 272.256, और यहाँ देख लो 272.425।
ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस क्यों आ रहा है, बिकॉज हमने इसको 0.4 माना है, ठीक है। अगर एक्यूरेटली वही वैल्यू डालते 0.390 तो एक्यूरेटली आंसर हमारा यही आ जाता, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर भी उसने क्या किया, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबीएम, ठीक है। मोलालिटी की वैल्यू निकाली, डेल्टा टीबी कितना 0.20, वो हमने वहां पे माइनस करके निकाला, ठीक है। अपॉन ये सॉल्व करके ये आया, तो डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू के एफ एम, ठीक। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू डाली, एम की वैल्यू डाली, डेल्टा टी एफ इतना आया निकल करके, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी उसने एक काम किया, क्या काम किया, उसने 273 केल्विन माना, कितना माना 273.15, ठीक है। जबकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हम कितना लेकर के चलते हैं 273.15 होता है एक्चुअल में 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन, बट 15 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बट उसने यहाँ पर 15 भी लिखा है, इसीलिए आंसर में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है। बट अगर आप ये आंसर लिख करके आते हो तो ये भी आपका करेक्ट ही माना जाएगा। क्लियर बात, ठीक। आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, अब ये 2024 के प्रीवियस ईयर के सवाल है। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन, एसोसिएशन हो रहा है भाई इन सॉल्वेंट, वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखो, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, बोलो। डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू 1 से छोटी होगी। अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए आई की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। एसोसिएट हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, और नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन तो आई की वैल्यू 1 के बराबर होगी। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन, अगर कोई किसी इलेक्ट्रोलाइट में एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, ठीक। मैंने उल्टा लिखा शायद यहाँ, ठीक है, उल्टा लिखा शायद मैंने। डिसोसिएशन में आई की वैल्यू डिसोसिएशन में आई की वैल्यू, देखो आई होता क्या था, वेंट ऑफ फैक्टर। चलो अगर आप कभी भूल भी जाओ तो कैसे याद कर सकते हो, आई किसके बराबर होता था, आई किसके बराबर होता था, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन ऑब्जर्व्ड या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आई का फॉर्मूला क्या था भाई, ठीक है, पिछली क्लासेस में बताया था मैंने आप लोगों को, आई किसके बराबर होता है कि कितने मोल्स डिसोसिएट हुए अपॉन कितने मोल्स लिए थे, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल या फिर कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आई का फॉर्मूला होता था, ठीक। अब अगर वो एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएशन का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप लेबोरेटरी में जाकर के ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आप फॉर्मूले से निकाल रहे हो, ठीक, वो हो रहा है एसोसिएट। अब एसोसिएट में आपको तो नहीं पता, आपने फॉर्मूला वगैरह जो लगाया उससे आपको नहीं पता कि यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा आएगी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट undergoing association in solution वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 या इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये लेस देन 1 होता है आपका आई की वैल्यू। देखो एक बार चेक भी कर लो नोट्स में क्या लिखवाया हुआ है, आई की वैल्यू एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए कितनी लिखवाई हुई है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में होगा लिखा हुआ। इतने दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं,
ठीक है। assertion और रीजन दिया हुआ है। assertion कह रहा है when NaCl is added to water depression in freezing point is observed। मिल गया। क्या है? डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से बड़ी, एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से छोटी। ठीक है, तो यहाँ एसोसिएशन में कह रहा है एसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से छोटी और डिसोसिएशन में आई की वैल्यू 1 से बड़ी। ठीक है, अगला देखो, assertion कह रहा है when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed। NaCl नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पानी के अंदर डालेंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। assertion करेक्ट है। ठीक है, रीजन NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, ये भी बात बिल्कुल सही है। NaCl अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, डिसोसिएट हो जाता है पानी के अंदर। assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक है, रीजन ये नहीं बता रहा कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस क्यों हो रहा है। ठीक है, दोनों आपस में करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ठीक, अगला देखिए, एट सेम टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉल्युबिलिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है और ऑक्सीजन की क्या है, कम है। विच वन ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। तो P इज इक्वल्स टू KHX नाम का फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हमने बोला था कि सर x विल बी इक्वल्स टू P अपॉन KH और एट सेम टेम्परेचर अगर मैं इस प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूँ तो सॉल्युबिलिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसके KH की वैल्यू कम, तो KH की वैल्यू का ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का KH कम हो जाएगा और O2 का KH ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपसे ये तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH। किसके KH की वैल्यू ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन के KH की वैल्यू ज्यादा है। O2 गैस हैज हायर KH बिकॉज हायर द KH वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल change when placed in an aqueous solution containing more than 0.9% mass by volume sodium chloride। NaCl 0.9% W by V आप हमारी बॉडी के साथ, हमारे ब्लड के साथ आइसोटोनिक होता है। ठीक है, मतलब हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और 0.9% W by V NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। अगर इसे ज्यादा या कम कर दिया जाए तो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाएगा या बढ़ जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, हमारा सेल या तो श्रिंक कर जाएगा और सेल के अंदर का सारा सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। और अगर कभी कभी ये भी हो सकता है कि बाहर का सॉल्वेंट सेल के अंदर आ जाए तो सेल क्या कर जाएगा, स्वेलो कर जाएगा। ठीक है, तो वो आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंजेस व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन मोर देन, एक सॉल्यूशन हमने लिया जो 0.9% W by V से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ब्लड सेल श्रिंक कर जाएगा और सारा सॉल्वेंट ब्लड सेल से बाहर आ जाएगा। ठीक, अगला, 1 मोलाल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B3। 1 मोलाल मतलब मोलालिटी कितनी दे दी, 1। ठीक है, 1 स्मॉल m इलेक्ट्रोलाइट दिया A2B3 60% आयोनाइज्ड। ठीक, तो जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालोगे तो 60% आयोनाइज, कितना आयोनाइज हुआ, 60, लिया कितना था, 100, यही तो मतलब है 60% का। ठीक है, कि 100 लिए थे, 100 मोल्स लिए थे, उसमें से कितना आयोनाइज हुआ, 60 मोल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 0.6। कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो जरा, डेल्टा TB इक्वल्स टू I KB हम यूज करेंगे। डेल्टा TB माइनस TB नॉट, I इंटू KB की वैल्यू डाल दी 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, मोलैलिटी की वैल्यू डाल दी 1 मोल पर kg। ठीक है, अब देखो, मोल से मोल इनवर्स कैंसिल, kg से kg इनवर्स कैंसिल। ठीक है, I की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो TB माइनस TB नॉट डिवाइडेड बाय 0.52। ठीक, पहले अल्फा की बात करते हैं। अल्फा किसके बराबर होगा,
i माइनस वन अपॉन एन माइनस वन बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 0.6 इक्वल्स टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन कितना, अब एन कैसे पता चले, A2B3 तो टूटने के बाद 2A देगा और 3B देगा, तो टोटल एन की वैल्यू कितनी आ गई 5, ठीक है। तो 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 0.6 2.4, ठीक है। 2.4 इक्वल्स टू आई माइनस वन, आई विल बी इक्वल्स टू 3.4, आई की वैल्यू आ गई 3.4, ठीक। तो टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी हमें निकालना है, टीबी नॉट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट 373 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू डालो यहाँ पर 3.4 इंटू ये सॉल्व करके 0.52, ठीक। बस सॉल्व कर लो, केबी आपके पास, टीबी आपके पास निकल करके आ जाएगा। टीबी आ चुका है आपके पास 374.768 केल्विन इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पर भी उसने बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना माना 373.15, आप 1.5, आप 0.15 को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर इतना लेता तो टीबी इतना आता, ठीक है। उसने अगर 373 लिया तो टीबी इतना आ रहा है। समझ में आ गई बात अच्छे से, आगे देखो। द वेपर प्रेशर A and B at 25 डिग्री सेल्सियस आर, वेपर प्रेशर A और B का दिया हुआ है, मतलब P नॉट A दिया हुआ है और P नॉट B दिया हुआ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक 75 दिया हुआ है, एक 25, लोअर वैल्यू क्या है 25 mm, हाइयर वैल्यू क्या है 75 mm, ठीक। तो वेपर प्रेशर A और B का, ये किसका दिया हुआ है A का, ये दिया हुआ है P नॉट A, और ये किसका है, ये दिया हुआ P नॉट B, ठीक है। तो द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 75 mm, हाइयर वैल्यू क्या है वेपर प्रेशर की 75, इसलिए मैंने उसको उधर लिखा, एंड 25 mm, लोअर वैल्यू क्या है 25 mm respectively. If A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is, A का मोल फ्रैक्शन, A का मोल फ्रैक्शन 0.4, तो B का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.6, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का जो होगा वो ना तो इसके बराबर होगा ना इसके बराबर होगा, और इन दोनों का अगर एवरेज लें 25 और 75, एवरेज कितना आएगा 25 प्लस 75 100 डिवाइडेड बाई 250, ठीक। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इतना भी नहीं आएगा 50, बिकॉज दोनों का मोल फ्रैक्शन अलग अलग है, दो, ठीक। किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा किसका है, मोल फ्रैक्शन ज्यादा है बी वाले का, तो इसीलिए बी वाले के नजदीक हमारा आंसर लाई करेगा, इस रेंज में वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का निकल करके, ठीक है। आगे देखो, if A and B are mixed such that the mole fraction of A in the mixture is इतना, then calculate mole fraction of B in vapor phase. वेपर फेज में निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो टोटल वेपर प्रेशर PT will be equals to P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ठीक है। P नॉट A 75, ठीक, XA 0.4 प्लस P नॉट B इंटू XB, कितनी वैल्यू आ रही है निकल करके 45, और मुझे खुद बताओ 45, 25 और 50 के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो जो मैंने बोला वैसे ही आंसर आया, ठीक है। अब वेपर फेज में मैंने आप लोगों को बताया था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज निकालने के लिए अगर आप YB निकालना चाह रहे हो तो P नॉट B XB अपॉन P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, इसका मतलब नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। और टोटल वेपर प्रेशर तो निकाल लिया ना, कितना 45, ठीक। P नॉट B XB, P नॉट B कितना है 25 इंटू XB कितना है 0.6 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर कितना है 45। क्लियर बात अच्छे से, बस सॉल्व कर लो, YB आ जाएगा निकल करके, ठीक है। तो कितना आया 0.33, ठीक। कैसे निकाल लो, कट कर दो इसको, किससे कट करोगे 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 की 0.6 में मल्टीप्लाई करो 3/9, ठीक है, मतलब 1/3 मतलब 0.33, ठीक है, ये आ चुका। अब एक बार YB आ गया तो YA भी निकाल सकते हो। YA कैसे निकालोगे, YA
YA 1 माइनस YB 1 माइनस 0.33, तो कितना बचेगा भाई 0.77, ठीक है। कितना बचेगा 0.77 ही बचेगा क्या, या कुछ और माइनस करो, माइनस करके बताओ, 1 में से 0.33 माइनस करो 0.67, ठीक है, समझ आ गई बात। अगला डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, ना कि उनके नेचर पर, ठीक। विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड फॉर द मोलार मास डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक। तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक, आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाती है, टू डिटरमाइन मोलार मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, दैट इज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर। Why are equimolar solution of sodium chloride and glucose not isotonic? ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड के सेम मोल्स डाले बट दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग आ रहा था। उसका रीजन क्या है भाई, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, जबकि ग्लूकोज आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, ठीक। बिकॉज सोडियम क्लोराइड अंडरगोज डिसोसिएशन, एक Na+ देगा, एक Cl- देगा, तो आई की वैल्यू कितना वहां पर 2, ठीक। इन वाटर वाइल ग्लूकोज डज नॉट, ठीक, तो पाई इज इक्वल्स टू ICRT अगर आप निकालोगे NaCl के लिए तो आई की जगह 2 डालना पड़ेगा और ग्लूकोज की जगह 1 डालना पड़ेगा, तो इसीलिए आपका ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू क्या आएगी, निकल के अलग अलग निकल करके आएगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। अगला देखो, अगला एसर्शन क्या कह रहा है, एसर्शन कह रहा है कि मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैलिटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करती, मोलैलिटी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती ही नहीं है। रीजन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर, ये सही बात है, वॉल्यूम चेंज होता है बाय चेंज इन टेम्परेचर, तो एसर्शन गलत है बट रीजन करेक्ट है। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एसर्शन इज रॉन्ग, is incorrect but reason is correct। अगला कह रहा है 50 ml of an aqueous solution of glucose, ठीक, 50 ml of an aqueous solution of glucose, मोलार मास दे दिया ग्लूकोज का, तो ये सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, 180 ग्राम पर मोल, ठीक है, कंटेन्स इतने मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स 6.02 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो सॉल्यूट के, कैसे निकालोगे, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो 6.02 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, तो कितने मोल्स निकल करके आ गए 1/10 मतलब 0.1, इतने मोल्स आ गए निकल करके हमारे पास ग्लूकोज के। क्लियर बात। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विल बी, और चारों ऑप्शन में कैपिटल M लगाया हुआ है, मतलब मोलैरिटी निकलवा रहा है, तो मोलैरिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 0.1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम तो 50 ml दी हुई है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 100/50, द आंसर कम्स आउट टू बी 2 कैपिटल M। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक, 1 kg सॉल्वेंट, और मोलैलिटी का फॉर्मूला भी बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यूनिट होती है मोल पर kg जिसको आप मोलाल बोलते हो, डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यूनिट मोल पर लीटर जिसको आप मोलार बोलते हो, डिनोटेड बाय कैपिटल M, ठीक। मोल फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कंपोनेंट आर प्रेजेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और इसकी कोई भी
यूनिट नहीं होती, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 9.8% W/W सॉल्यूशन। क्या मतलब है इस बात का? 9.8 ग्राम सॉल्यूट पड़ा है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, और सॉल्यूट क्या दिया? H2SO4। ठीक, तो इसका मतलब H2SO4 का मोलार मास 98, निकाल करके देख लो, नहीं तो उसने दिया हुआ H2SO4 का मोलार मास 98 ग्राम पर मोल। ठीक, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दी उसने आपको कितना? 1.02 ग्राम पर ml। ठीक, मोलैरिटी निकलवा रहा है। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम यहाँ से निकालो। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसके बराबर? 1.02 ग्राम पर ml के बराबर। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय 1.02। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना? 100 ग्राम अपॉन 1.02 ग्राम पर ml। ठीक, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो वॉल्यूम आपकी, और ml घूम करके ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम आपकी आ गई 100 अपॉन 1.02। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 9.8 अपॉन 98, मास अपॉन मोलार मास, वॉल्यूम 100 अपॉन 1.02, बट ये वॉल्यूम तो ml में है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो 0.1, 1.02 घूम करके ऊपर जाएगा, 0.1 इंटू 1.02 अपॉन 100 इंटू 1000। बोलो समझ में आया? नहीं तो फिर एक काम करो, क्या करो, ऐसे लिख लो 9.8 इंटू 1.02, इस 9.8 की इसमें मल्टीप्लाई, और 98 की मल्टीप्लाई 100 में, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक, तो देखो जरा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल आउट। 1 जीरो डेसिमल को 8 के आगे ले जाएगा, 98 बन जाएगा, 98 अपॉन 98 खत्म, तो कितनी आ गई? 1.02। मोलैरिटी कितनी आ गई? 1.02। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, अगला सवाल, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। डिफरेंशिएट कर दोगे। हाउ कैन वी चेंज मोलैलिटी वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इनटू मोलैरिटी वैल्यू। मोलैलिटी को मोलैरिटी में कैसे चेंज करोगे? तो मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में आपको रिलेशनशिप देना पड़ेगा। ठीक है, और ये सवाल आया था 2014 कंपार्टमेंट में, उसके बाद ये सवाल आज तक नहीं पूछा गया, बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बट अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी आसानी से डिराइव कर सकते हैं, बट एक ही बार सवाल पूछा गया, उसके बाद सवाल नहीं आया। अगला क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलार मास दिया हुआ है, तो चलो देख लेते हैं ये वाला सवाल। ग्लूकोज का मोलार मास कितना? 180 ग्राम पर मोल। A solution of glucose in water is labeled as 10% by mass। इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज पड़ा है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। 10 ग्राम ग्लूकोज पड़ा है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। What will be the molality and molarity of solution? मोलैलिटी पूछ रहा है और मोलैरिटी भी पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले तो मोलैलिटी निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 10 अपॉन 180 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कैसे निकालोगे? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर दो। सॉल्यूशन का मास कितना? 100 ग्राम। सॉल्यूट का मास कितना? 10 ग्राम। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया, बट किसमें? ग्राम में। ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1000 से। ठीक, अब 10 अपॉन 180 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी, ये बना 90 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो चुके?
कैंसिल आउट, ठीक है। तो कितना बन गया भाई, 100/18 इंटू 9 सॉल्व कर लेंगे, आंसर मोलैरिटी में निकल करके आ जाएगा। मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 10/180 तो एज इट इज, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें किसमें, लीटर में, ठीक है। अब देखो उसने आपको डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, ठीक। तो डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की कितना, 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर ml। आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1.2, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम अपॉन 1.2 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कैंसिल, वॉल्यूम किस में निकल के आ जाएगी, ml में, ठीक है। तो यहाँ 100 डिवाइडेड बाय 1.2 बट ये ml में, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, ठीक है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 180 इंटू 1000, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो गए भाई, कैंसिल आउट। 10 की मल्टीप्लाई 1.2 में करोगे तो 12/18, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो कितना आ गया 0.6 कैपिटल M। बोलो यहाँ तक बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं अगला सवाल। ऑन डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिजॉल्व करा एट रूम टेम्परेचर, सॉल्यूशन फील्स कूल टू टच। इसका मतलब सॉल्यूशन ठंडा हो गया, मतलब प्रोसेस कैसा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, एक्सो अगर है तो वो तो हीट एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज सॉल्ट डिसॉल्व फास्टर, ठीक। तो टेम्परेचर कम हुआ, इसका मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक नेचर का है, और एंडोथर्मिक के केस में बताया था सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वो आपसे कह रहा है कि बताइए किस कंडीशन में सॉल्ट आपका फास्ट डिसॉल्व होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज्यादा, मतलब गर्म पानी होना चाहिए, कोल्ड वाटर नहीं। यहाँ पे भी कोल्ड वाटर नहीं, यहाँ पे हॉट वाटर आ रहा है, यहाँ पर भी हॉट वाटर आ रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, पाउडर्ड सॉल्ट या सॉल्ट क्रिस्टल। अब पाउडर सॉल्ट डालोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, अगर सॉलिड क्रिस्टल डालोगे तो सॉल्युबिलिटी उतनी नहीं बढ़ेगी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पाउडर्ड सॉल्ट इन हॉट वाटर। क्लियर बात। अगला, लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू। जब ऊंचाइयों पर जाते हो तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बिकॉज प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी करेक्ट होगा हमारा, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि an unknown gas X is dissolved in water at 2.5 बार। एक अननोन गैस X है हमारे पास, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है एट 2.5 बार, ठीक है। प्रेशर दे दिया 2.5 बार, हैज मोल फ्रैक्शन X दे दिया 0.04 in the solution। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस X, सेम गैस का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। When the pressure of gas is doubled, प्रेशर क्या कर दिया, डबल कर दिया, मतलब 2.5 से कितना हो गया, 2.5 का डबल क्या होगा 5। प्रेशर क्या कर दिया भाई, डबल कर दिया, ठीक है। एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। तो हेनरीज लॉ देखो, P इज इक्वल टू KHX होता था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता था। अब यहाँ देखो प्रेशर अगर उसने डबल करा तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा।
बिकॉज दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर डबल करा तो मोल फ्रैक्शन भी डबल होगा। मोल फ्रैक्शन 0.04 का डबल करोगे तो कितना आएगा 0.08। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप ऐसे निकालना चाह रहे हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो आप बोल सकते हो P1 अपॉन P2 किसके बराबर होगा, X1 अपॉन X2 के बराबर होगा। इसको P1, इसको P2, इसको X1, इसको X2 मान लो। P1 कितना 2.5, P2 कितना 5 इक्वल्स टू X1 कितना 0.04, X2 आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 का जस्ट डबल नीचे लिखा हुआ है 0.04 अपॉन X2, X2 कितना आ जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 2 0.08 आ गया। ठीक है, बट इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करनी। ठीक, जब आप शॉर्टकट से ही समझ रहे हो कि भैया प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डबल होगा तो मोल फ्रैक्शन भी डबल होगा। अगर प्रेशर 4 टाइम्स होता तो मोल फ्रैक्शन भी कितना हो जाता 4 टाइम्स हो जाता। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, आगे देखिएगा, वाई एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। टेम्परेचर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, तो इसीलिए दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। पढ़ाते समय बताया था। ठीक, गैस ए इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन गैस बी। तो सॉल्युबिलिटी दे दी उसने आपको, gas A is more soluble in water than gas B at same temperature. Which one of the two gases will have higher value of KH? तो A के KH की वैल्यू कम होगी, B के KH की वैल्यू ज्यादा होगी, बिकॉज solubility and KH both are inversely proportional to each other। ठीक है, एंड वाई पूछ रहा है तो रीजन आप दे दोगे। ठीक है, रीजन क्या दोगे, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू KHX, और कॉपी में लिखवाया मैंने आप लोगों को, फॉर अ गिवन प्रेशर हायर इज द सॉल्युबिलिटी लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ KH। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ P is constant then X is inversely proportional to KH। तो कॉपी में लिखवाया हुआ है, फॉर अ गिवन प्रेशर हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी, या फिर हायर द वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी लोअर विल बी इट्स KH। ठीक, व्हाट इज हेनरीज लॉ, mole fraction of gas dissolved in liquid is directly proportional to the partial pressure of gas applied over the liquid surface। पूरा लिखवाया। गिवन एप्लीकेशन, कोई सी भी एक एप्लीकेशन देख सकते हो। ठीक, 2023 का सवाल है। स्टेट हेनरीज लॉ। ठीक, why is air diluted with helium in the tanks used by scuba divers। सबसे पहली बात तो जब आप नीचे जाओगे गहराइयों में तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर बढ़ेगी, ताकि वो अपनी टॉक्सिक लिमिट क्रॉस ना कर जाए, इसलिए हीलियम डाला जाता है। फिर जब आप नीचे से ऊपर आओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वापस डिक्रीज करेगा, डिसॉल्व्ड गैसेस बाहर निकल करके आएंगी, जिस वजह से वो आपके ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर सकती है और एक मेडिकल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिसको एडिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या नाम लिखवाया था, एडिमा ही लिखवाया था। ठीक, क्या नाम लिखवाया था इस मेडिकल प्रॉब्लम का, बेंड्स। ठीक है, तो बेंड से बचने के लिए आप हीलियम गैस डिसॉल्व करके लेकर के जाते हो। ठीक, अगला देखो, स्टेटमेंट पूछ लिया और एक न्यूमेरिकल दे दिया साथ में। स्टेट हेनरीज लॉ, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। सॉल्युबिलिटी निकालनी भाई कार्बन डाइऑक्साइड की आपको वाटर में। मतलब आप सॉल्युबिलिटी से मतलब क्या है, सॉल्युबिलिटी से मतलब है कि आपको X निकालना है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अंडर 760 mm प्रेशर दे दिया, 760 mm ऑफ मरकरी। ठीक, KH की वैल्यू दे दी, KH की वैल्यू दे दी कितनी, 1.25 इंटू 10 की पावर 6 mm। ठीक, तो बिल्कुल आसान सवाल। X निकलवा रहा है, P और KH दिया हुआ है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। ठीक, क्या निकाल लो, X निकाल लो, P अपॉन KH। P कितना 760 अपॉन KH कितना 1.25 इंटू 10 की पावर 6।
बस सॉल्व करो और निकाल लो। क्लियर हो गई बात। 125 का 2 टाइम्स अगर मैं करता हूँ, 125 का 2 टाइम्स कितना आएगा? 250। 125 का 2 टाइम्स 250 ही तो होता है, ठीक है। 2 5 10, हाँ 250 होगा। 125 का 4 टाइम्स कितना होगा? 2 टाइम्स अगर 250 है तो 4 टाइम्स होगा 500, ठीक। 5 टाइम्स कितना होगा? 6 टाइम्स 750। 500 में 250 और ऐड कर दो तो 6 टाइम्स 750 होगा, ठीक है। तो एक काम करो, पहले तो यहाँ से पॉइंट हटाओ। 760 अपॉन 125 इंटू 10 की पावर यहाँ बचेगा 4, ठीक है। और 125 का लगभग कितना बोला मैंने अभी? 6 टाइम्स 750, ठीक है। पॉइंट लगा के फिर जीरो बढ़ाओगे, 10 के आगे जीरो लगाओगे 100 आएगा, तब भी वो 125 से नहीं जाएगा, 6.0 समथिंग आएगा, जिसको रफली आप क्या मान लो? 6 मान लो, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। क्लियर बात, ठीक। स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन 2 ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, वो हम दे देंगे। गिव रीजन एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर, ठीक। एट हायर ऑल्टीट्यूड पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू थिंक, बिकॉज हायर ऑल्टीट्यूड पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी हमारे ब्लड में डिक्रीज कर जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला टॉपिक आता है हमारे पास बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। Which of the following represent Raoult's law for a solution containing non-volatile solute? ठीक, तो P किसके बराबर होता है? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, बट हमारा सॉल्यूट क्या है भैया? नॉन वॉलेटाइल, तो P नॉट B तो क्या होगा? 0। P किसके बराबर आ गया? P नॉट A XA, तो P किसके बराबर है? P नॉट A XA के, ये P क्या है? टोटल वेपर प्रेशर। P नॉट A XA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? P ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू P नॉट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल हो गया ना, ठीक। ये तो हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट होता है। ये सी वाला क्या कह रहा है? टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये करेक्ट होगा। टोटल वेपर प्रेशर अब केवल और केवल किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल हो गया। अगला यहाँ देखो, यहाँ क्या गलती करी? P ऑफ सॉल्यूट मतलब PB इक्वल्स टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट मतलब P नॉट A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे PB तो P नॉट B XB के बराबर होता है, यहाँ इसने उल्टा लिख दिया, तो इसीलिए ये भी गलत। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर बात। अगला, आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव हायर वेपर प्रेशर एट 90 डिग्री सेल्सियस। किस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड। अब देखो यहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन काम आने वाली है? मैंने आप लोगों को बताया था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव अ हायर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट उसने दिया, ठीक है, ए का और बी का। ए का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया? 140 और बी का कितना दिया? 180, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, ठीक है। तो ए का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, बी का वेपर प्रेशर कम होगा। क्लियर हो गई बात। अगला, डिफाइन रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ हम डिफाइन कर देंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? partial vapor pressure of a component of solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. Means PA directly proportional to XA, PB directly proportional to XB. तो PA equals to P naught A XA और PB equals to P naught B XB. ठीक है। अगला, state Raoult's law for a solution containing volatile component. स्टेट कर दोगे। सिमिलैरिटी क्या है बिटवीन रॉल्ट्स लॉ में एंड हेनरीज लॉ में? बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। हेनरीज लॉ कह रहा था बाहर से जितना प्रेशर अप्लाई करोगे सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा,
रॉल्स लॉ कह रहा था सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा बाहर वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, स्टेट रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, नेम द सॉल्यूशन व्हिच फॉलोज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं जो रॉल्स लॉ को सभी टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर फॉलो करता है, दैट इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक, काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग और डिस्कस कर रहे होंगे। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।